नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जहां हम एनआईएसएम सीरीज 5A की तैयारी करते हैं और आपको कराते हैं एग्जाम रेडी। आज का टॉपिक है चैप्टर 4 जिसका नाम है लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। नाम थोड़ा हैवी है पर टेंशन नहीं लेना है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इंडिया के मेजर रेगुलेटर्स के रोल्स क्या होते हैं, सेबी का पावर और उसके रूल्स क्या हैं, इन्वेस्टर्स के 9 इंपॉर्टेंट राइट्स क्या हैं, कंप्लेंट्स का सिस्टम क्या होता है, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट में क्या बोलना अलाउड है क्या नहीं है, रिटर्न्स का सच क्या है, सीएजीआर क्या है, बेंचमार्क्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स की ड्यू डिलिजेंस क्या होती है, एमफी और उसके कोड ऑफ कंडक्ट्स क्या होते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये चैप्टर इग्नोर किया तो मार्क्स मिस हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम पूरी रेगुलेटरी दुनिया में एंटर करते हैं। चैप्टर 4 का नाम है लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट और जैसा मैंने कहा ये 10% वेटेज वाला चैप्टर होता है तो सब कुछ ध्यान से समझना होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ हम समझते हैं रेगुलेटरी इन्वायरमेंट मतलब वो पूरा सिस्टम जो म्यूचुअल फंड के काम को गवर्न करता है, रूल्स बनाता है, मॉनिटर करता है और इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन से रेगुलेटर्स हैं, उनका क्या रोल है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। इंडिया में मेनली 3 रेगुलेटर्स काम करते हैं। इसको एक एक करके समझेंगे। दोस्तों इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए 3 मेन रेगुलेटर्स हैं और तीनों का अपना अपना स्पेसिफिक डोमेन होता है। इन्हें अच्छी तरीके से समझते हैं। पहले समझते हैं सेबी को। सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है यानी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, डिपॉजिटरीज, कस्टोडियंस, रजिस्ट्रार्स और ट्रांसफर एजेंट्स, ये सब सेबी के अंडर में आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज भी सेबी से ही रेगुलेट होते हैं। इंडिया में मेजरली अभी 2 स्टॉक एक्सचेंजेस काम करते हैं, एक बीएसई है और दूसरा एनएससी। दूसरे रेगुलेटरी की बात करी जाए, आरबीआई, आप सब ने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, साथ ही मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का भी आरबीआई रेगुलेटर है। जब भी म्यूचुअल फंड को मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है और क्योंकि मनी मार्केट आरबीआई रेगुलेट करता है तो इस वजह से म्यूचुअल फंड को आरबीआई के रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा थर्ड रेगुलेटरी की बात करी जाए जिसको IRDAI के नाम से जाना जाता है, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये सब IRDAI के अंडर में आते हैं। म्यूचुअल फंड्स डायरेक्टली IRDAI से रेगुलेट नहीं होती है, लेकिन अवेयरनेस के लिए ये जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए, बेसिकली म्यूचुअल फंड प्राइमरली सेबी से रेगुलेटेड है, लेकिन उन्हें दूसरे रेगुलेटर्स के रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड अलग अलग मार्केट में इन्वेस्ट करता है। जैसे म्यूचुअल फंड मनी मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो आरबीआई के रूल्स फॉलो करने होते हैं। म्यूचुअल फंड फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है तो आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। अब रोल ऑफ सेबी की बात करी जाए, यानी सेबी के डिटेल्स रोल, यानी सेबी इंडिया में सिक्योरिटी मार्केट की रेगुलेटर्स अथॉरिटी होती है। एक तरह से सिक्योरिटी मार्केट के गार्जियन के रूप में सेबी को देखा जाता है। सेबी रेगुलेट करता है इन सभी कंस्टिट्यूएंट्स को, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, डिपॉजिटरीज हो गए जैसे एनएसडीएल, सीडीएसएल, कस्टोडियंस हो गए जो सिक्योरिटी सेफ रखते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसीज होंगी, जैसे एजेंट्स, आरटीएज, कैम्स और के फिनटेक होते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेज जो हमने डिस्कस करा, बीएसई और एनएससी होते हैं। इसके अलावा सेबी के रेगुलेटरी रिफॉर्म्स म्यूचुअल फंड के लिए देखा जाए तो 1996 में म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस इशू की गई। सेबी ने 1996 में म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस इशू किया। ये एक लैंडमार्क था इंडिया के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। इन रेगुलेशंस ने एक प्रॉपर फ्रेमवर्क दिया, कैसे म्यूचुअल फंड चलेगा, कौन म्यूचुअल फंड चलाएगा और क्या रूल्स होंगे। सेकेंड रिफॉर्म्स की बात करी जाए तो तब से लेके अभी तक कई सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, यानी कि 1996 के बाद भी सेबी ने कई अमेंडमेंट्स और सर्कुलर के थ्रू रेगुलेशंस को अपडेट किया है। जैसे मार्केट की चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट को देखते हुए चेंजेस लेके आए। रिफॉर्म्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमेशा एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ चेंजेस आए हैं। इन सारे रिफॉर्म्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर्स को एम्पावर करना ताकि वो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें।
इन सब के साथ सेबी का अल्टीमेट गोल यही है कि सिर्फ रूल्स बनाना नहीं है, गोल्स है कि इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन और उनको एम्पावरमेंट किस तरीके से किया जा सके। तो दोस्तों अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स के राइट्स की। बेसिकली सेबी ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को 9 इंपॉर्टेंट राइट्स दिए हुए हैं, इन्हें एक एक करके याद करेंगे। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए पहले एक बार सारे 9 राइट्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले राइट्स की बात करूं तो इसमें है राइट्स टू बेनिफिशियल ओनरशिप, दूसरा राइट टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर, थर्ड राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, फोर्थ राइट टू अपॉइंट नॉमिनीज, फिफ्थ राइट टू प्लेज म्यूचुअल फंड यूनिट्स, सिक्स्थ राइट टू ग्रीवियंस रिड्रेसल, सेवेंथ राइट इन कॉन्टेक्स्ट टू चेंज इन फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स, राइट 8 है राइट टू टर्मिनेट और अपॉइंट ऑफ एएमसी, राइट 9 की बात करी जाए तो राइट टू अनक्लेम्ड अमाउंट। बेसिकली आगे के स्लाइड्स में हम इन्हें डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले ये 9 राइट्स आपने अपने नोट्स में लिख लेने होंगे। अब समझते हैं सेबी की कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम को। सेबी ने एक स्कोर यानी कि सेबी कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम बनाया हुआ है। ये एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है जो सेबी ने इन्वेस्टर्स के लिए बनाया हुआ है। बेसिकली स्कोर से इन्वेस्टर क्या करता है, अगर ये मैं समझाऊं तो आप अपनी कंप्लेन यहाँ पे लॉन्च कर सकते हो ऑनलाइन, कंप्लेन का स्टेटस भी चेक कर सकते हो ऑनलाइन, इस पे फॉलो अप भी कर सकते हो ऑनलाइन मोड में। मतलब इन्वेस्टर को किसी भी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। कंप्लेन एक्सेलरेशन सिस्टम की बात करी जाए, इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें तो अगर इन्वेस्टर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो एक एक्सेलरेशन सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे पहले आप एएमसी से कंप्लेन करोगे, दूसरा अगर एएमसी से सेटिस्फेक्शन नहीं होती है तो आप सेबी के पास स्कोर सिस्टम से कंप्लेन कर सकते हो, थर्ड अगर सेबी से भी सेटिस्फेक्शन नहीं आती है तो आप SAT यानी कि सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। अब बात करते हैं सेबी एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस की। म्यूचुअल फंड एडवर्टीजमेंट के लिए सेबी ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई हुई है ताकि इन्वेस्टर्स को किसी भी तरीके से मिसलीड ना किया जा सके। एडवर्टीजमेंट कैसी होनी चाहिए? सेबी के अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही होनी चाहिए, प्रूफ सच्ची होनी चाहिए, फेयर मतलब निष्पक्ष होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए जो कि स्पष्ट हो, कंप्लीट होनी चाहिए जो कि हर लाइन पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझी जा सके। इसके अलावा कंसाइज होनी चाहिए यानी सीधी और क्लियर होनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट में ऐसी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए जैसे कि कोई फॉल्स प्रॉमिस किया गया हो, झूठा वादा हो, मिसलीडिंग हो यानी कि जिस चीज को पढ़ के इन्वेस्टर गुमराह हो सके, बायस्ड हो, ऐसा भी नहीं कि किसी एक एएमसी की तरफ झुकी हुई हो, डिसेप्टिव यानी कि किसी भी तरीके से धोखे में डालने वाली कोई स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो SID यानी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, SAI यानी स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन और किम यानी कि की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के डिस्क्लोजर के साथ कंसिस्ट होनी चाहिए। मतलब एडवर्टीजमेंट में जो लिखा है वो स्कीम के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से अलग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट मस्ट बी कंसिस्ट विद SID, SAI एंड किम। 3 डॉक्यूमेंट्स आपने हमेशा याद रखने हैं। ऑडियो और विजुअल मीडिया के रूल्स के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे मैंडेटरी डिस्क्लेमर जब भी म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट हो, चाहे टीवी, यूट्यूब या किसी भी ऑडियो विजुअल मीडिया पर आता है तो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैंडेटरी हो जाता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुल्ली बिफोर इन्वेस्टिंग। रूल 3 की बात करी जाए तो रिटर्न का प्रॉमिस यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एडवर्टीजमेंट में कोई भी रिटर्न्स का प्रॉमिस नहीं किया जा सकता है, सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन दी जा सकती है। रूल 4 की बात करी जाए यानी कि डिविडेंड डिक्लेरेशन में क्या मेंशन करना होगा। अगर कोई स्कीम ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है तो उसको एडवर्टीजमेंट में ये सब मेंशन करना होता है। पहला डिविडेंड अमाउंट जो कि रुपीज पर यूनिट में होगा, फेस वैल्यू ऑफ ईच यूनिट ऑफ द स्कीम होनी चाहिए, प्रिवेलिंग NAV एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये भी आपको दिखाना मैंडेटरी हो जाता है। अब एडवर्टीजमेंट में अगर आप रिटर्न्स दिखाना चाहते हो तो उसके क्या रूल्स हैं? रिटर्न्स दिखाने के लिए सेबी के रूल्स बहुत क्लियर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों रिटर्न दिखाने के रूल्स बहुत डिटेल्स में हैं और एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। बेसिक रूल, स्कीम के एग्जिस्टेंस के हिसाब से रिटर्न दिखाया जाता है। सेबी ने डिफरेंट रूल्स बनाए हैं, स्कीम कितने टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है उसके बेस पर।
केस 1 की बात करी जाए, अगर स्कीम 6 महीने से कम पुरानी है तो पास्ट परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। केस 2 की बात करी जाए, अगर स्कीम 6 महीने से ज़्यादा है लेकिन 1 साल से कम पुरानी है तो पास्ट 6 मंथ के सिंपल एनुअलाइज ग्रोथ रेट दिखाना होगा। कैलकुलेशन जो होगी वो पीरियड लास्ट डे ऑफ मंथ एंड प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट से पहले के 6 महीने की होगी। केस 3 की बात करी जाए, अगर स्कीम 1 साल से ज़्यादा पुरानी है तो रिटर्न जो होंगे वो CAGR में दिखाने होंगे, जैसे कि लास्ट 1 साल का CAGR, लास्ट 3 साल का CAGR और लास्ट 5 साल का CAGR। साथ में पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स भी दिखाना होगा स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000 के बेस पर। यहाँ पे फुट नोट्स जो जरूरी हैं, ये बताना जरूरी है कि डिस्क्लोज्ड परफॉर्मेंस जो है वो रेगुलर प्लान की है या डायरेक्ट प्लान की है। अगर सेम फंड मैनेजर ने प्रायर पीरियड स्कीम्स मैनेज नहीं किया तो ये भी फुटनोट में बताना जरूरी हो जाता है। सेबी ने डिसाइड किया है कि स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हर स्कीम टाइप के लिए एक स्पेसिफिक बेंचमार्क होगा जिसके अगेंस्ट रिटर्न्स कंपेयर करे जा सकते हैं। इसमें ये INR और CAGR के फॉर्म्स में देखने को मिलता है। तो चलिए हर स्कीम टाइप के बेंचमार्क्स याद करते हैं। ये टेबल एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। तो जैसे कि आप टेबल में देख पा रहे हैं, इक्विटी स्कीम का बेंचमार्क सेंसेक्स या निफ्टी हो सकता है। इसके अलावा ऑल डेट स्कीम्स विद ड्यूरेशन और मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर प्लस आर्बिट्राज फंड की बात करी जाए तो इनका बेंचमार्क 1 ईयर का T-बिल्स भी हो सकता है। इसके अलावा ऑल डेट स्कीम्स जो पॉइंट 2 में कवर नहीं हुए हैं, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड्स में होते हैं, उनका बेंचमार्क 10 ईयर डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी या G-सेक्स को देखा जाता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स की बात करी जाए तो उनका बेंचमार्क हमारा 10 ईयर डेटेड G-सेक्स भी हो सकता है। बैलेंस हाइब्रिड फंड्स, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स का बेंचमार्क सेंसेक्स या निफ्टी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी एक्सपोजर भी होता है। इसके अलावा इक्विटी सेविंग फंड्स जिसका बेंचमार्क 10 ईयर डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। रिटायरमेंट फंड जैसे चिल्ड्रन गिफ्ट फंड हो गया, रिटायरमेंट फंड हो गया, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम जितनी भी हैं उनका भी बेंचमार्क सेंसेक्स या निफ्टी हो सकता है। इसके अलावा इंडेक्स फंड की बात करी जाए, ETFs की बात करी जाए, फंड ऑफ फंड की बात करी जाए तो ये अपना एप्रोप्रिएट बेंचमार्क बेस्ड ऑन अंडरलाइंग एसेट एलोकेशंस, यानी जो इंडेक्स एसेट क्लास ट्रैक कर रहा हो उसे एज अ रिलेवेंट बेंचमार्क यूज करते हैं। अगर कोई फंड मैनेजर 6 से ज़्यादा स्कीम मैनेज करता है तो AMC उसकी पूरी स्कीम लिस्ट की परफॉर्मेंस नहीं दिखाना चाहती है, तो सेबी ने एक अल्टरनेटिव दिया है। AMC टोटल नंबर ऑफ स्कीम मैनेज बाय द फंड मैनेजर बताएगी, साथ में टॉप 3 और बॉटम 3 स्कीम्स की परफॉर्मेंस भी दिखाएगी। दोस्तों, आपने टीवी पर देखा होगा कभी कभी सेलिब्रिटीज म्यूचुअल फंड एड्स में आते हैं, तो क्या ये अलाउड है? जवाब है हाँ, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट अलाउड है, लेकिन सिर्फ इंडस्ट्री लेवल पर और कुछ कंडीशंस के साथ। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट की कंडीशंस क्या है, बेसिकली इसको समझने की कोशिश करी जाए तो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट किसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्कीम को प्रमोट करने के लिए नहीं होनी चाहिए। यानी एक सेलिब्रिटी ये कह सकता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि ABC AMC म्यूचुअल फंड की XYZ स्कीम में इन्वेस्ट करो। और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट किसी स्पेसिफिक AMC या म्यूचुअल फंड हाउस की ब्रांडिंग एक्सरसाइज के लिए भी नहीं होनी चाहिए। अब एम्प्लॉय और रूमर्स सर्कुलेटिंग के लिए भी रूल्स हैं। एम्प्लॉय को किसी भी तरीके की रूमर्स नहीं फैलानी चाहिए। म्यूचुअल फंड कंपनीज के एम्प्लॉयज टेम्पररी हों या वॉलंटरी वर्कर्स हों, कोई भी क्लाइंट से, इंडस्ट्री से, ट्रेड सोर्स से मिले अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन आगे शेयर नहीं कर सकता है बिना किसी वेरिफिकेशन। मतलब सुनी सुनाई बातें नहीं फैलानी है, पहले न्यूज़ को वेरीफाई करो और फिर उसको आगे फॉरवर्ड करो। नॉन कंप्लायंस के कॉन्सिक्वेंसेस की बात करी जाए तो अगर कोई एम्प्लॉय रेगुलेशन कंप्लाइन नहीं करता है तो वो एम्प्लॉय पर्सनली एक्शन के लिए लायबल होगा। इसके अलावा कंप्लायंस ऑफिसर भी लायबल होगा टू ब्रीच ऑफ ड्यूटीज के लिए। अब इन्वेस्टर्स के राइट्स को डिटेल में समझते हैं, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। राइट टू बेनिफिशियल ओनरशिप, इसका मतलब है यूनिट होल्डर्स को स्कीम के एसेट में प्रोपोर्शनेट बेनिफिशियल ओनरशिप राइट्स होती है, यानी आपके पास स्कीम में जितने यूनिट्स हैं उस हिसाब से आप स्कीम के एसेट के मालिक हो। अब डिटेल में समझते हैं राइट टू बेनिफिशियल ओनरशिप। यूनिट होल्डर को स्कीम के एसेट्स में प्रोपोर्शनेट बेनिफिशियल ओनरशिप की राइट्स होती है, यानी आपके पास स्कीम में जितनी यूनिट्स हैं उस हिसाब से आप उस स्कीम के एसेट के मालिक हो प्रोपोर्शनली। फिजिकल सिक्योरिटीज आपके नाम नहीं होती, ट्रस्टीज के नाम से होती है, लेकिन बेनिफिशियल ओनरशिप
आपको मिलती है। दूसरे राइट की बात करी जाए जो कि राइट टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी इन्वेस्टर कभी भी अपना डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर सकता है या फिर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकता है, वो चूज कर सकता है बिना डिस्ट्रीब्यूटर के प्रायर इंफॉर्मेशन से। कोई भी एएमसी या डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टर को रोक नहीं सकता है। इन्वेस्टर के पास डिस्ट्रीब्यूटर चूज करने का राइट होता है। इसके अलावा राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए तो इसमें इन्वेस्टर को स्कीम के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने की राइट होती है, जैसे ट्रस्ट डीड, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट एक्सेट्रा। राइट 4 जो कि है राइट टू अपॉइंट नॉमिनी, यानी इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए नॉमिनीज अपॉइंट कर सकता है। इन्वेस्टर मैक्सिमम 3 नॉमिनीज अपॉइंट कर सकता है। नॉमिनी वो लोग हैं जो इन्वेस्टर के डिमाइस यानी डेथ के बाद यूनिट रिसीव करेंगे। राइट टू प्लेज म्यूचुअल फंड यूनिट्स, इन्वेस्टर अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को प्लेज कर सकते हैं, यानी उन्हें कोलेट्रल के रूप में यूज करके लोन ले सकते हैं। जैसे आप एफडी प्लेज करके लोन लेते हो, वैसे ही म्यूचुअल फंड यूनिट्स के साथ भी होता है। अगले राइट के बारे में बात करी जाए, राइट टू ग्रीवियंस रिड्रेसल, अगर इन्वेस्टर की कोई कंप्लेंट या ग्रीवियंस है तो उसे रिड्रेस करने का उसका पूरा राइट होता है। सेबी ने मैंडेट किया है कि हर एएमसी अपनी एनुअल रिपोर्ट में कंप्लेंट रिड्रेसल स्टेटस पब्लिश करेगी, कितनी कंप्लेंट्स आई या कितनी रिजॉल्व हुई हैं। अगर एएमसी के पास बहुत सी ज़्यादा पेंडिंग कंप्लेंट्स हैं तो सेबी उस एएमसी को नई स्कीम लॉन्च करने की परमिशन रिफ्यूज कर देती है। राइट 7 जो है राइट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंज इन फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स, यानी अगर किसी स्कीम के फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज हो रहे हैं, जैसे स्कीम का ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, इन्वेस्टमेंट पैटर्न चेंज हो गई या फी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आता है, तो यूनिट होल्डर्स को ऑप्शन मिलना चाहिए प्रिविलेजिंग नैब पर एग्जिट करने का, यानी बिना किसी एग्जिट लोड के इन्वेस्टर अपना पैसा रिडीम कर सकता है विद इन 30 डेज। राइट 8 जो कि है राइट टू टर्मिनेट और अपॉइंटमेंट ऑफ एएमसीज, यानी कि 75% ऑफ यूनिट होल्डर्स मिलकर एएमसी की अपॉइंटमेंट टर्मिनेट कर सकते हैं। अगले राइट्स के बारे में बात करी जाए जो है राइट टू अनक्लेम्ड अमाउंट, अगर इन्वेस्टर का कोई अमाउंट अनक्लेम्ड पड़ा है, डिविडेंड या रिडम्पशन अमाउंट, तो वो इसे क्लेम कर सकता है। इसके बेसिकली 2 सिनारियोज हैं। सिनारियो 1, अगर इन्वेस्टर 3 साल के अंदर क्लेम करता है तो जो पेमेंट होगी वो प्रिविलिंग नैब पर होगी, यानी अनक्लेम पैसे पर जो इनकम अर्न हुई है वो भी मिल जाएगी। लेकिन सिनेरियो 2 की बात करी जाए, अगर इन्वेस्टर 3 साल बाद क्लेम करता है तो जो पेमेंट होगी वो 3 सालों के एंड में जो नैब थी उसी पर होगी, अगर कोई इनकम नहीं मिलेगी तो। ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस बाय एएमसी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर की बात करी जाए तो एएमसी का डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ड्यू डिलिजेंस है। ये क्यों ज़रूरी है? तो दोस्तों, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा एएम रेज कर लिए होते हैं, बहुत लोकेशंस पे होते हैं और बहुत ही कमीशंस लेते हैं। सेबी ने मैंडेट किया है कि एएमसी ऐसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस अपनाएगी जहां पे उन्हें प्रॉपरली मॉनिटर करा जा सके। ये ड्यू डिलिजेंस उन पर अप्लाई होगी जो फॉलोइंग क्राइटेरियाज में फॉल करेंगे। क्राइटेरिया 1, मल्टीपल पॉइंट प्रेजेंस, यानी डिस्ट्रीब्यूटर 20 से ज़्यादा लोकेशंस पे प्रेजेंट है, यानी 20 से ज़्यादा ऑफिसेस या ब्रांचेज हैं जहां से वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्राइटेरिया 2 की बात करी जाए तो हाई एयूएम रेज डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इंडस्ट्री में नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में अगर 100 करोड़ से ज़्यादा एयूएम रेज किया है तो इसमें एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई यानी कि हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स भी इंक्लूडेड होते हैं। थर्ड कैटेगरी की बात करी जाए तो हाई कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को इंडस्ट्री में ₹1 करोड़ से ज़्यादा कमीशन पर एनम आ रही हो तो वो भी इस ड्यू डिलिजेंस को प्रोसेस करेंगे। तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर इन तीनों में से किसी भी एक क्राइटेरिया में आता है तो एएमसी उसके लिए मैंडेटरी ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस को फॉलो करेगी। ये इंश्योर करता है कि बड़े डिस्ट्रीब्यूटर सही प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स के साथ सही काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं एमफी एंड इट्स रूल्स की। तो बेसिकली एमफी स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। एमफी का फुल फॉर्म यही होता है। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसका कोई कमर्शियल प्रॉफिट करने का इरादा नहीं होता है। बेसिकली इसकी स्थापना यानी फाउंडिंग 1995 में हुई थी। एमफी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को प्रोफेशनल और एथिकल तरीके से डेवलप करना, इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को बढ़ाना।
एमफी की मेंबरशिप की बात करी जाए तो एमफी के सारे मेंबर्स सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड हाउस हैं, यानी इंडिया की हर सेबी रजिस्टर्ड एएमसी एमफी की एक मेंबर होती है। एमफी के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करी जाए तो इसे बेसिकली 5 रोल्स में डिवाइड करा गया है। पहला, इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड एजुकेशनल प्रमोट करने। एमफी इन्वेस्टर्स में म्यूचुअल फंड अवेयरनेस बढ़ाता है, कैंपेन्स कराता है, एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता है, म्यूचुअल फंड सही है जैसे इनिशिएटिव एमफी के ही दिए हुए हैं। रूल 2 की बात करी जाए तो एथिकल प्रैक्टिस और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना। बेसिकली एमफी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एथिकल प्रैक्टिस और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है और उसे फॉलो करवाता है। रूल 3 की बात करी जाए तो ये एक रेगुलेटर और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एमफी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से सेबी और गवर्नमेंट के सामने इंडस्ट्री की बात रखता है, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की तरह काम करता है। 4th रूल की बात करी जाए तो एएमसी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना। एमफी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करता है जो एथिकल स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं। रूल 5, डिस्ट्रीब्यूटर को मॉनिटर करना एआरएन सिस्टम के थ्रू। एमफी डिस्ट्रीब्यूटर को एआरएन यानी एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम के थ्रू मॉनिटर और रेगुलेट करता है। कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एआरएन मैंडेटरी है, बिना एआरएन के कोई कमीशन नहीं मिल सकती है। एमफी के कोड ऑफ कंडक्ट के वॉल्यूशन में आता है तो एमफी एक स्पेसिफिक प्रोसेस को फॉलो करती है। ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1 की बात करी जाए तो वार्निंग लेटर भेजा जाता है। एमफी पहले इंटरमीडिएट्स को लिखेगी, कंप्लेंट्स की कॉपीज और दूसरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इनक्लोज करके इंटरमीडिएट से एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा और उसे 3 वीक का टाइम दिया जाएगा एक्सप्लेनेशन देने के लिए। स्टेप 2 में होता है कि अगर एक्सप्लेनेशन नहीं आए या सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, जैसे कि अगर 3 वीक्स में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं आती है या एक्सप्लेनेशन आए वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है, तो एमफी एक वार्निंग लेटर इशू करता है जिसमें क्लियरली बताया जाता है कि अगले वैल्यूएशन करने के बाद से आपका एमफी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। स्टेप 3 में सेकेंड वॉल्यूएशन प्रूव हो जाए, अगर दूसरा वॉल्यूएशन साबित हो जाता है तो इस केस में इंटरमीडिएट्स का एमफी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो भी एआरएन नंबर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और सारी एएमसीज को इंटीमेशन भेजा जाएगा ताकि वो उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना बंद कर दें। तो दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने एनआईएसएम वाले दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैप्टर 5 मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्कीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जिसका वेटेज 10% का होने वाला है। तब तक के लिए आप रेगुलर पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए और फोकस रखिए कि एनआईएसएम एग्जाम क्रैक कैसे करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।